गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको टेक्नीशियन कोर्स में एक बार फिर से। जी हाँ, पिछले हफ्ते हम कोई क्लास नहीं कर पाए थे, बट उम्मीद करते हैं अब हम कंटिन्यू क्लास करने की कोशिश करेंगे। जी, आज की हमारी क्लास रहेगी बायोमेडिकल वेस्ट पर, कि एक्चुअल में बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है और बायोमेडिकल वेस्ट को हॉस्पिटल में क्या यूज होता है, किस तरह उसको डिस्कार्ड किया जाता है, किस तरह उसका सेग्रीगेशन किया जाता है, कौन कौन से डस्टबिन्स वो यूज किए जाते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछा जाते हैं। और ये वो टॉपिक है जहाँ पे चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट ज़रूर यूज होता है। तो वहाँ के स्टाफ्स हो, एनीबडी पर्सन्स हो जो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, उसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट को जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में नहीं जानोगे तब आपको ये नहीं पता रहेगा कि कौन सा वेस्टेज है वो किस में डिस्कार्ड करना है, कौन से डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इस पे डिटेल से क्लास रहेगी। तो चलिए, इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना ना भूलें। जी, तो बिना हम टाइम अपना वेस्ट किए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट डेफिनेशन की बात करेंगे तो विच वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल और इन रिसर्च एक्टिविटीज। कि वो वेस्ट जो भी वह वेस्ट जो किसी प्रकार के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन के दौरान जनरेट होता है, वो कहीं पे भी हॉस्पिटल में है या कोई भी रिसर्च एक्टिविटी के दौरान अगर कोई भी वेस्टेज जनरेट होता है तो वो जनरेट होने वाले वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कि किसी भी क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन के दौरान जनरेट होने वाले वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। अगर बायोमेडिकल वेस्ट का क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट होता है। एक होता है नॉन हेजार्डस, एक होता है हेजार्डस। जो नॉन हेजार्डियस होता है वो 75 से 90% होता है, और जो हेजार्डियस होता है वो 10 से 25% होता है। नॉन हेजार्डियस की बात करें तो मतलब वो वेस्टेज जो नुकसानदायक नहीं होते हैं, हेजार्ड नहीं फैलाते हैं। हेजार्डियस मतलब जो नुकसानदायक भी होते हैं। तो उसमें 10 से 25 में होता है कि 15 से 18% है वो इन्फेक्शियस हेजार्डिस होते हैं, और जो 5 से 7% होते हैं वो अदर हेजार्डिस में होते हैं, या नॉन इन्फेक्शियस भी समझ सकते हो आप। तो इन्फेक्शियस की बात करें तो उसमें नॉन शार्प है, प्लास्टिक डिस्पोजेबल है, लिक्विड वेस्टेज है, ये सब इंक्लूड होते हैं। और अगर नॉन हेजार्डस अदर हेजार्डस की बात करें, सॉरी नॉन हेजार्डस नहीं, अदर हेजार्डस की बात करें जो नॉन इन्फेक्शियस है, तो उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट है, डिस्कार्डेड ग्लास है, प्रेशराइज कंटेनर है, केमिकल वेस्ट है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, इंसिनरेशन एस है। ठीक है, अभी इनको सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है इंसिनरेटर एस, क्या होता है, ये सब जितना भी वेस्टेज है इनको अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1998 में। 1998 में ये पहली बार एक्ट आया था कि बायोमेडिकल वेस्ट है, उसका एक एक्ट अप्लाई किया था कि हर हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्टेज होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें मेजर बड़े बड़े अमेंडेड आए थे, संशोधन हुए थे 2016, 18, 19, 22 में। इनमें कुछ संशोधन किए गए कि नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये वेस्टेज को हम इस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले 2016 से पहले इसकी कैटेगरी थी वो 10 कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा था। उसके बाद 2000 जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट अमेंडेंट आया था वो 2016 में आया था। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा संशोधन होता रहता है और नई गाइडलाइन इसकी बनती रहती है। ठीक है, इसीलिए इससे इससे मोस्ट टाइम क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर्स का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे
चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, नॉरसेट का, किसी भी प्रकार का, या अभी यूपीपीएससी का हो, इनमें सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, हर बार क्वेश्चंस आया है। ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है? बात करेंगे कि व्हाई इट इज़ द इम्पोर्टेंट, कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है? तो उसका पहला है कि प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट, ताकि एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी जो है वो नहीं फैले। क्योंकि अगर वहीं कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट में बात करें कि कोई सिरिंज है, वो हमने एचआईवी पेशेंट को यूज कर लिया है, वो कर लिया है, और उसको हमने किसी भी डस्टबिन में डाल दिया है, और वो जो डस्टबिन को खाली कर रहा है, सेग्रीगेट कर रहा है, अलग कर रहा है, उसको नहीं पता होगा, तो वह सिरिंज की नीडल वगैरह उसको लग सकती है। तो उस सब से प्रिवेंट करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। सेकेंड है प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट, और अभी बताया ना किसी को, ताकि कोई नीडल प्रिक वगैरह ऐसा नहीं हो, इन सब से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हेल्थ वर्कर को और पेशेंट को उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसको बायोमेडिकल वेस्ट को यूज किया जाता है। तीसरा है रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। हाँ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको फैलाने से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसका सही से डिस्पोज नहीं हो पाता है। कई बार हॉस्पिटल में पहले ये होता था कि हाँ, जो भी कचरा है वो कहीं खुले में फेंक दिया जाता था, फिर वहाँ पे कोई भी एनिमल्स है वो, या तो वो खाकर उस जहर को वो मर जाती थी, या फिर वो होता कि वहीं एयर पोल्यूशन के साथ में, या फिर उसको कहीं ऐसी जला दिया जाता था, तो उससे होने वाले पोल्यूशन से भी बहुत सारी बीमारियां होती थी। तो इन चीज़ों को सबको ध्यान में देते हुए ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। लीगल रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल, और ये है लीगल रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल में, इसकी पॉलिसी बनती है कि कितने बेडेड हॉस्पिटल है, उसी के हिसाब से बायोमेडिकल वेस्टेज का भी एक पॉलिसी बनती है कि हाँ, इससे इतना कचरा या जो वेस्टेज है वो निकलेगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट के सोर्सेज कौन से थे, कहाँ-कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट हमको मिल सकता है। तो पहला तो अपना हॉस्पिटल है ही, उसके अलावा क्लिनिक है, जहाँ छोटे-मोटे क्लिनिक होते हैं, वहाँ पे भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। लेबोरेटरीज़ है, ठीक है? उसके अलावा बात करेंगे कि ब्लड बैंक है, नर्सिंग होम है, इन सब से बायोमेडिकल वेस्ट है रहता है। और उसके अलावा डिस्पोजेबल साइट है, ठीक है? रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च की जाती है। एनिमल हाउस है, एनिमल हाउस एनिमल हॉस्पिटल्स मान सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर है। फिर है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, जो फार्मा की कंपनियाँ होती है वहाँ पे हैं। वैक्सीनेशन कैंप होता है जहाँ पे इम्यूनाइजेशन कैंप लगाए जाते हैं गाँव में। इन सब से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। फिर उस बायोमेडिकल वेस्ट को जहाँ भी होता है उसको, उसका कैसे निस्तारण किया जाता है, सबको ये बताया जाता है कि किस तरह से इसको डिस्कार्ड करना है, कौन से कंटेनर में डालना है, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये साइट हमको वहाँ से, जहाँ पर हमको बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है? अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कि कौन-कौन सी इसकी कैटेगरी होती है, और कौन सी कैटेगरी में, कौन से डस्टबिन में किस प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट जाता है। तो ये जो है ये लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से हैं कि 2016 से पहले अलग था, 2016 के बाद में कुछ संशोधन हुए हैं, और वो संशोधन के बाद में ये सब अभी अलग-अलग गाइडलाइन आई है, क्योंकि हर बार अलग-अलग गाइडलाइन आती रहती है। तो इसमें बात करेंगे येलो कैटेगरी की। फर्स्ट कि मोस्टली अभी जो डस्टबिन यूज कर रहे हैं वो 4 प्रकार के डस्टबिन हम यूज करते हैं। पहला येलो है, रेड डस्टबिन है, उसके अलावा ब्लू है, और एक वाइट, जिसको पंक्चर प्रूफ कंटेनर भी होते हैं। पहले ब्लैक भी था, बट अब ब्लैक को हटा दिया गया है। हाँ, अब ब्लैक यूज नहीं होता है। एक सेक तो 2016 से पहले ब्लैक का यूज किया जाता था, पर अब जो नई गाइडलाइन आई है उसमें से ब्लैक डस्टबिन को हटा दिया गया है। बट हम फिर भी आपको हर सभी के बारे में बताते हैं एक-एक करके। तो पहला है अपना येलो डस्टबिन। तो येलो कैटेगरी होती है, उसमें किस प्रकार का वेस्टेज जाता है। तो बात करेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट,
कि ह्यूमन एनाटॉमी से किसी भी प्रकार का वेस्ट निकला हो। जिस तरह से अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका कोई भी पार्ट है, वो काटा गया हो, जैसे उसका पैर है वो ख़राब हो गया तो उसको पैर को काट दिया गया हो, ठीक है? तो उसका एम्पुटेशन किया गया है पैर का, तो उस पैर को जब डिस्कार्ड करेंगे तो वो येलो डस्टबिन में जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जब कोई मदर प्रेग्नेंट मदर है, वो बच्चे को डिलीवर्ड कर देती है, तो उसके बाद जो प्लासेंटा होता है, उस प्लासेंटा को डिस्कार्ड किया जाता है, वो भी येलो में जाता है। इसके अलावा एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, ठीक है? ये एनिमल हॉस्पिटल्स में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई भी इस प्रकार का कोई होता है वेस्टेज, तो उसको भी येलो डस्टबिन में डाला जाता है। इसके बाद सॉइल वेस्ट में जैसे वो नीचे दिया गया है कि सॉइल वेस्ट जितना भी होता है, जो ऐसी चीज़ जो कि कंटामिनेटेड है, उनको भी येलो में डाला जाता है। तो उसमें बात करें, कॉटन ड्रेसिंग है, कोई ड्रेसिंग है, किसी की ड्रेसिंग हुई है, कंटामिनेटेड ड्रेसिंग है, तो उसको येलो में डालेंगे। एक्सपायर्ड मेडिसिन है, वो भी येलो डस्टबिन में जाएगी। ब्लड बैग, हाँ, मोस्टली ब्लड बैग प्लास्टिक का होता है, बट फिर भी इसको येलो डस्टबिन में डाला जाता है, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम कई बार पूछा गया है कि ये ब्लड बैग को कौन से डस्टबिन में डालते हैं, तो उसका सही आंसर आता है येलो कैटेगरी या येलो कंटेनर में, ठीक है? और ब्लड एंड एनी अदर फ्लूइड्स, कि जो ब्लड है या ब्लड से बॉडी के कोई भी अदर फ्लूइड्स होगा, तो उसको भी हम येलो कैटेगरी में ही इंक्लूड करेंगे। उसके बाद है कंटामिनेटेड लिनन्स, कोई भी ऐसे कपड़े वगैरह जो भी कंटामिनेटेड हो गए हैं तो उनको भी डिस्कार्ड करेंगे, तो वो येलो कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हाँ, गाउन है, मास्क है, केप है, ठीक है? गाउन, मास्क, केप, ये सारी जो पर्सनल इक्विपमेंट्स आते हैं, इन सब को हम येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं। ओके? हाँ, जबकि ग्लव्स को नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लव्स प्लास्टिक का है, तो वो रेड में जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं रेड कैटेगरी में, क्योंकि जो गाउन होते हैं, जो डिस्पोजेबल गाउन होता है, मास्क होता है, केप होएगी, ठीक है, शू कवर होंगे, इन सबको हम येलो में डिस्कार्ड करते हैं। अब अगली बात बात करते हैं रेड कैटेगरी की। तो रेड, लाल है, लाल मतलब समझिए कि लचीला, जितना भी लचीला लचीला से जैसे ट्यूब है, कोई भी आईवी सेट है, ठीक है, कोई प्लास्टिक बोतल है, जैसे कोई भी आईवी बोतल्स, फ्लूइड की बोतल है, एनएस की, आरएल, डीएनएस, किसी प्रकार की कोई फ्लूइड की बोतल होगी, आईवी सेट होंगे, कैथेटर होंगे, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होगी, ठीक है, या यूरिनरी कैथेटर होंगे, यूरिनरी बैग होगा, कैनुला होगा, बट कैनुला में जो उसका इंस्टिलेटर है उसको नहीं, केवल कैनुला का जो प्लास्टिक वाला पार्ट है उसको डिस्कार्ड करेंगे। सिरिंज, जो जितनी भी सिरिंज होगी उनको डिस्कार्ड करेंगे, बट सिरिंज में केवल सिरिंज को, उसकी नीडल को हटा के, केवल नीडल को हटा के हम उसको रेड में डिस्कार्ड करेंगे। ग्लव्स हैं, इन सबको, जितना भी प्लास्टिक का सामान है जो यूज आ रहा है हॉस्पिटल में, कोई प्लास्टिक का है तो उनको जैसे वेंटिलेटर सर्किट होते हैं, ये सब रेड में जाएँगे, ठीक है? क्योंकि वो सब प्लास्टिक के होते हैं, एचएमई फ़िल्टर है, ए टू जेड सामान, वो सब रेड में जाएगा, ठीक है? और बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, तो ब्लू कैटेगरी मतलब नीला, नीला से याद कर सकते हो नुकीला, नीला, नुकीला। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी ग्लास के एम्पुल्स होते हैं, ग्लास से रिलेटेड जो भी होगा, वो कांच का सामान है, वो ब्लू में जाएगा, ठीक है? जैसे कोई ब्रोकन ग्लास है, कोई कांच का है, कोई बोतल है, जैसे N/2 होती है, कई बार वो मोस्ट ऑफ कांच की बोतल आती है, तो वो है, वो उसको कहीं डिस्कार्ड करना है तो वो ब्लू में जाएगी, ठीक है? कोई भी मेडिसिन की वाइल है, वाइल आता है, जैसे हिपेरिन की वाइल आती है, कोई किसी प्रकार की बहुत से इंजेक्शंस आते हैं जिनके कांच के एम्पुल वो होते हैं, वाइल होती है, वो एम्पुल होंगे, बहुत सा कोई भी एम्पुल होगा, उनको तोड़ने के बाद है, वो सब ब्लू में जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा इसमें बोला कि मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट हैं, वो भी उसमें ब्लू में जाएगा, ओके? तो कांच, कांच से रिलेटेड जितना भी सामान है वो ब्लू कैटेगरी में जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाइट कैटेगरी।
वाइट कैटेगरी होती है वो पंक्चर प्रूफ कंटेनर है। ये 2016 के बाद में इसको इंक्लूड किया गया है पंक्चर प्रूफ, कि इसमें केवल वो जाएगा जो इसलिए क्योंकि इसका नाम ही पंक्चर प्रूफ दिया है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा तीखी नुकीली ऐसी टाइप की चीज़ें होगी। ठीक है, तो जैसे ब्लेड है, ठीक है, काफ़ी डेंजरस होती है, ब्लेड है, नीडल है, नीडल जितनी भी नीडल होगी वो सारी है, कोई स्कैल्पल है, ठीक है, स्कैल्पल ब्लेड वगैरह, नीडल्स है, लैंसेट है, ठीक, लैंसेट जिसको हम प्री करके ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट करते हैं, मतलब जो ऐसी, या फिर सिरिंज विद फिक्स नीडल, जैसे इंसुलिन की नीडल, सिरिंज सॉरी इंसुलिन की सिरिंज, जिसमें क्या होता है कि आगे की जो सिरिंज जो नीडल होगी वो उसमें फिक्स रहती है, जैसे लेंसेट होता है उसमें आगे की तरफ वो जो लोहे का पार्ट रहता है वो उसमें फिक्स रहता है। इंसुलिन की नीडल होती है उसको हम हटा नहीं सकते, उसमें फिक्स रहती है, तो वो सब भी वाइट कंटेनर में जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी सारी नीडल है, या कोई जैसे कैनुला लगा है तो उसका जो इंस्टिलेटर है वो भी इसी में वाइट कंटेनर में जाएगा, कोई भी ब्लेड होगी वो भी वाइट कंटेनर में जाएगी। इसलिए इसीलिए ये इतना वो चीज़ें होती है कि किसी को भी इससे इंजरी हो सकती है, इसलिए इसको पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डाला जाता है। ठीक है, और अब तो ये ब्लैक कैटेगरी हटा दी गई है वैसे, बट ब्लैक कैटेगरी में हम है वो रेपर है, पेपर है, फूड वेस्ट है, वो डिस्कार्ड करते हैं नॉर्मली। जैसे किसी प्रकार का ग्लव्स का जो रेपर होता है उसके ऊपर का रेपर आ गया, या किसी प्रकार का कोई कागज़ कागज़ या पेपर है, उसको डिस्कार्ड हम ब्लैक कैटेगरी में करते हैं। अब बात करते हैं, ये हो गया कि हॉस्पिटल में इस तरह से आपको 4 डस्टबिन देखने को मिलेंगे, उनमें सब में अलग-अलग करके सारा डिस्कार्ड किया जाता है जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको। अब बात करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको कहाँ, कौन से डस्टबिन को कहाँ पे डिस्कार्ड या उसका कैसे डिस्पोजेबल किया जाता है। तो येलो, अभी बताया था कि येलो में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है या सॉइल वेस्टेज जो होते हैं, उनको या तो इंसिनरेशन कर देते हैं, या प्लाज्मा पाइरोलिसिस होता है, या डीप ब्यूरल होते हैं, क्योंकि इसको जला दिया जाता है कि ऐसे तो को सोइल कॉटन है वगैरह है तो उनको या तो जला दिया जाता है, ठीक है, तो उसको इंसिनरेशन कर सकते हैं। ठीक, प्लाज्मा पाइरोलिसिस होता है कि इसमें एक प्रकार की ये समझिए कि ऐसा प्लांट टाइप का होता है, इसमें प्लांट टाइप का होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मोर देन 5000 डिग्री से भी ज़्यादा का टेम्परेचर रहता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उसमें जाके डिस्कार्ड किया जाता है, तो उसको प्लाज्मा पाइरोलिसिस कहता है, बोलते हैं। उसमें अलग से उसको डिस्कार्ड करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए बनाया जाता है। उसका जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा होता है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने डीप ब्यूरल भी कर सकते हैं, ठीक है, डीप ब्यूरल मतलब होता है कि ज़मीन में गड्ढा खोद के, गहरा गड्ढा खोद के, मोर देन 3 फीट से ज़्यादा भी गड्ढा खोद के उसके अंदर डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रेड। रेड होता है ये कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक, और आप ये सामने जो देख रहे हो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रिसाइकिल का ये लोगो होता है, रिसाइकिल का लोगो ये होता है। और ओके, जी हाँ, जी, तो रिसाइकिल का लोगो पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको बायोमेडिकल वेस्ट का भी दिया है तो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये लोगो कई बार एग्ज़ाम में नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्ज़ाम होती है उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि ये लोगो किस टाइप का लोगो है, या रिसाइकिल का लोगो कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें ये लोगो दिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे, इसमें रेड की बात करेंगे, ऑटोक्लेव। हाँ, इसमें जो होते हैं जितने भी लाल में बताया था लचीला, लाल में लचीला, तो उनको कुछ होता, जो वेस्टेज होते हैं उनका कुछ का ऑटोक्लेव हो जाता है। ठीक है, ऑटोक्लेव करके हम यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल यूज किया जा सकता है। माइक्रोवेविंग में क्या होता है कि उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उसको माइक्रोवेव में रख के वापस उसको हम रिसाइकिल में ले सकते हैं।
हाइड्रोक्लेविंग में ये होता है कि पेशेंट जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको हम कुछ केमिकल्स वगैरह के थ्रू हम उसको क्लीनिंग करके उसमें डाल के वापस रिसाइकिल यूज कर सकते हैं। इसी तरह से वाइट वाइट जो पंक्चर प्रूफ है, शार्प वाले हैं, उनको जो यूज होता है उनको ऑटोक्लेव कर सकते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के द्वारा। उनका डिस्पोजेबल होता है। श्रीडिंग और इनकैप्सुलेशन। श्रीडिंग मीन्स होता है, तो श्रेडिंग का मतलब हो गया कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। ठीक है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, इसी तरह इनकैप्सुलेशन मतलब यही है कि उनको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग डिवाइडेड करना। ठीक, उस तरह से इसको करके वाइट शार्प जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। फिर बात करते हैं ब्लू कंटामिनेटेड का। तो ब्लू कंटामिनेट को बताया, जितने वाइल होते हैं, किसी प्रकार की कोई वाइल है या फिर एम्पुल है, उनको ऑटोक्लेव या माइक्रोवेविंग के द्वारा उनको मतलब क्लीनिंग किया जाता है। उसको ऑटोक्लेव करके उसको स्टरलाइज किया कर लिया जाता है, केमिकल डालकर उनको क्लीन किया जाता है। और ये भी इनको रिसाइक्लेबल होता है कि इनको दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो ब्लैक होता है, ब्लैक में डीप सिक्योर्ड लैंड फिलिंग होता है कि उसके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम कहीं ओपन पे, कहीं पे मतलब शहर से दूर बाहर के साइड जहाँ भी हमको सिक्योर जगह लगे वहाँ पे गड्ढा खोद के उसको वापस ज़मीन के अंदर लैंड फिलिंग कर दी जाती है, उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। तो इस तरह से ये बायोमेडिकल वेस्टेज को का डिस्पोज किया जाता है। तो इसमें जो अभी तक मोस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी एग्ज़ाम में कई बार, तो ब्लड बैग के बारे में पूछा गया कि ब्लड बैग को कहाँ पे डिस्कार्ड किया गया है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के बारे में पूछा गया कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कौन से बायोमेडिकल वेस्ट, जो ह्यूमन में एनाटॉमिकल वेस्ट है वो कौन से कंटेनर में जाएगा। फिर इसके अलावा जब बात करेंगे इसमें कि पंक्चर प्रूफ कंटेनर की बात करते हैं, तो उसमें कि नीडल है वो कौन से बायोमेडिकल वेस्ट में जाएगा। तो इस तरह से सबके बारे में कई बार एग्जाम से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारी क्लास को जो भी देख रहे हैं उनसे उम्मीद है कि हमारी क्लास आती है, आप इसको प्रॉपर क्लास को देखें और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और जल्द ही कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर सीपीआर पे क्लास लीजिए, तो जल्द ही क्लास सीपीआर पे भी करवाई जाएगी। एक अच्छी क्लास करवाई जाएगी जिसमें सारे क्वेश्चंस प्लस उसकी थ्योरी की सबको इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि एक सीपीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जल्दी ही उसको भी अच्छे से उसको नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो जल्दी उसको क्लास को उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज की हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर जल्दी एक नई क्लास के साथ में।